हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। दिन भर की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम 5 एंकर्स। राजनीति से लेकर खेल तक की हर खबर दिखाएंगे आपको पंचनामा में। बिल्कुल रुमाना, इसके अलावा सुशांत मामले में भी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। क्या है वो पंचनामा में दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल अनुराग, इसके साथ ही बाढ़ और बारिश ने कई जगहों पर कहर बरपा रखा है, लेकिन प्रशासन है कि उसके कान तक जू नहीं रेंगती। जी शगुन, और साथ ही अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या मॉरेटोरियम में ईएमआई पर उनको और राहत मिल सकती है, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बताएंगे। बिल्कुल, इन सभी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन फिलहाल पंचनामा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी बैठक चीन को लेकर हो रही है। जिस तरह भारत और चीन सीमा पर विवाद लगातार बना हुआ है, हिंसक झड़प हो चुकी है एक बार गलवान में, उसके बाद फिर एक बार झड़प हुई, तो ये जो बैठक चल रही है वो बहुत अहम हो जाती है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक रक्षा मंत्रालय के सिचुएशन रूम में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और डीजीएमओ समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। चीन के साथ झड़प को लेकर रक्षा मंत्री ये अहम बैठक कर रहे हैं। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल पिछले 2 दिनों से चीन पर ताज़ा हालात की जानकारी के लिए लगातार रिव्यू बैठकें कर रहे थे। चीन 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर कब्जा करने की फिराक में था, लेकिन भारतीय सैनिकों की जाबाजी के आगे चीन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद से एलएसी पर तनाव जारी है। तो ये हाई लेवल बैठक जो इस वक्त चल रही है, देखिए बॉर्डर पर सेना का एक्शन, वहीं रक्षा मंत्रालय में ये हाई लेवल बैठक। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स के साथ। प्रणय, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, ये बैठक अभी भी चल रही है और इस बैठक के अंदर रिव्यू किया जा रहा है। जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे थे कि ये बैठक सिचुएशन रूम में चल रही है। सिचुएशन रूम की बैठक का मतलब होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेटेस्ट इनपुट क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, बहुत सारी डिटेल हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें वो सारे वेर विदौल होते हैं सिचुएशन रूम में, जो आर्मी के या रक्षा मंत्रालय का सिचुएशन रूम है, जहां पे तमाम भारत के एसेट्स क्या हैं, किस तरीके से उन्हें मूव किया जा सकता है। और इस बैठक के अंदर रक्षा मंत्री से चेयर कर रहे हैं, विदेश मंत्री इसमें मौजूद हैं, एनएसए इसमें मौजूद हैं। और ये रोमाना ये पहली बैठक नहीं है। 30 तारीख को भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एनएसए ने बैठक ली, 2 दिनों से बैठक ली है। आज रक्षा मंत्री को आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने उन्हें ब्रीफ किया और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई। बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिन की एक बड़ी खबर आपको यह बता दें कि पैंगोंग इलाके में 2 सामरिक महत्व वाले दर्रों पर भारत ने अपना अधिकार जमा लिया है। भारत ने रेकिन पास और हेनान कोस्ट पर अपना अधिकार जमा लिया है। रेकिन पास पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। रेकिन दर्रा पैंगोंग लेक के दक्षिण में है, यहाँ भी चीनी सैनिक आगे बढ़ने की तैयारी में थे। पैंगोंग लेक से सटे हेनान कोस्ट पर भी भारतीय सैनिक तैनात हैं। इन जगहों पर तैनाती इसलिए ताकि इलाके पर नजर रखी जा सके। दोनों दर्रों पर अधिकार जमाने में एसएफएफ की अहम भूमिका रही है। पैंगोंग लेक के करीब भारत ने अपनी सीक्रेट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया है। सेना ने हालांकि ऑपरेशनल जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। एसएफएफ में फोर्स में अधिकतर जवान तिब्बती मूल के होते हैं। एसएफएफ को विकास के नाम से भी जाना जाता है। 1962 युद्ध के बाद एसएफएफ का गठन चीन के खिलाफ किया गया था, लेकिन अब ये एक क्रैक यूनिट की तरह काम करती है। देखिए अनुराग, हर बार ऐसा होता है, चीन बदमाशी करता है, मुंह की खाता है, फिर शांति का राग लगाता है। देखिए पैंगोंग झील पर घुसपैठ मामले में अब यही हो रहा है। पैंगोंग लेक पर घुसपैठ की कोशिशों में चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला। भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद चीन अब अपने जख्म सहलाते हुए शांति का झंडा लेकर गुहार लगा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई है, इसलिए वहाँ दिक्कतें हैं। चीन पूरी मजबूती से अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा और वो भारत के साथ हर तरह के मुद्दे शांति से सुलझाने के लिए तैयार है। चीन की पुरानी आदत है, पहले पिटता है फिर शांति शांति चिल्लाता है। पैंगोंग लेक पर घुसपैठ की कोशिश चीन ने तब की जब भारत और उसके बीच चुशुल में ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता चल रही थी। पैंगोंग लेक के पास घुसपैठ की कोशिश चीन ने की, फिर मुंह की खाई और उसके बाद झल्लाया। चीन अब कह रहा है कि भारत ने एलएसी पार की। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने बयान दिया कि भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच
बहुस्तरीय वार्ता में पहुंची सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने सोमवार को फिर से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाया। चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है और भारत से आग्रह करता है कि वो तुरंत अपने सैनिकों को LAC के पार से वापस बुलाए। मई महीने की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख से सटी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही है। इसकी शुरुआत 5-6 मई को फिंगर एरिया में हुई झड़प से हुई थी। इसके बाद 15-16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तभी से दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर 1.5 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन तनाव जारी है। LAC 3488 किलोमीटर लंबी है। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइल, हैवी सैन्य मशीनरी जमा कर ली है। इससे भयंकर तनाव के हालात बने हुए हैं। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ चीन बदमाशी पर बदमाशी कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने उसे इशारों ही इशारों में बता दिया है कि उसकी बदमाशी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। If you have two countries, two societies, 1 billion people each, with the history and culture that they have, it's very important that they reach some kind of understanding or equilibrium between them in areas, in geographies we have not seen before. We're going to see activities and capabilities that we have not seen before. Now, we will see that from China, and I dare say in some areas they will see it of us. So, how do we, this modus vivendi between India and China, I actually say in my book that this is extremely consequential for both countries and actually for the rest of the world. वैसे अभी जो चीन की बौखलाहट दिख रही है, उसका एक बड़ा कारण है एशिया और विश्व में भारत का बढ़ता दबदबा। कैसे भारत ने चीन को घेरा, अब वो समझिए। Look at it, in the last 5 years, India is a supplier of electricity to most of its neighbors. Fuel to many of them. You're saying, more waterways, ports, railways. There's a lot of regional investment which India is making today. And our sense is you're going to get a much better integrated region, a much more connected region. पहले चीन भारत के पड़ोसी देशों में निवेश करता और उन्हें भारत के खिलाफ तैयार करता था। अब भारत ने चीन को उसी के खेल में पटखनी दे दी है। कैसे, ये समझिए। भारत ने मालदीव में संपर्क परियोजना में $50 करोड़ की मदद का ऐलान किया। बांग्लादेश में भारत 200 करोड़ का निवेश है। म्यांमार में भारत का 300 करोड़ का निवेश है। नेपाल में 800 करोड़ का निवेश भारत कई परियोजनाओं में कर रहा है। अफगानिस्तान में 400 करोड़ और भूटान में भारत का निवेश 2885 करोड़ रुपए है। श्रीलंका अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन के हाथों गंवाने के बाद इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। Trying our best to recorrect what the mistake we have done. President has stated that we have a security-wise, strategic security-wise India first policy because we should not be, we can't afford to be a strategic security threat for India, period. We can't be and we don't have to be. So they are very big power. और देखिए रोमाना, अगली खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों सहम जाएंगे। सरकार ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के अपग्रेडेड वेरिएंट को सरकार ने खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के 6 रेजिमेंट खरीदे जाएंगे। इन्हें खरीदने में 2580 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2024 तक इन्हें पाकिस्तान चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। डील में 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट शामिल हैं। ये ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम से लैस होगा। इसके जरिए 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। रॉकेट की रफ्तार आवाज से 4.7 गुना तेज होगी और ये 90 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार गिरा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का निर्माण किया जाएगा और ये 70% स्वदेशी मटेरियल से बनेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल में बहुत से लोगों को मोराटोरियम की सुविधा से राहत मिली है, जिसे एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये कोई नया ऐलान किया है। आरबीआई और सरकार ने मोरेटोरियम लाने का जब फैसला किया तो उसमें 2 साल के लिए बढ़ाने की सुविधा पहले से थी। सरकार ने आज इसे सुप्रीम कोर्ट में दोहराया है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जरूरी हुआ तो मोरेटोरियम की अवधि बढ़ सकती है।
मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज न लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चर्चा के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसके नए हलफनामे में आपदा राहत कानून के तहत लोगों को राहत देने की सरकार की शक्ति, ब्याज माफी के अर्थव्यवस्था पर असर जैसे सभी पहलुओं पर चर्चा की है। केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हलफनामे को देखने के बाद ही सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई कई बार टल चुकी है, कल ऐसा नहीं होगा। दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 2 केंद्र शासित राज्य भी शामिल हो गए। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में आज लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गए। अब तक देश में कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को आसान शब्दों में समझिए। जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड भी पोर्ट कराया जा सकेगा। जैसे मोबाइल पोर्ट कराने पर नंबर नहीं बदलता और देश भर में इसका इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। अभी तक इस योजना से 65 करोड़ लोग जुड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले। तो चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टेलीकॉम कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ के बकाये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। कंपनियों पर एजीआर बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपए है। टेलीकॉम कंपनियां भुगतान के लिए 15 साल का समय मांग रही थी। कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक 10% की पहली किश्त जमा करनी होगी। उसके बाद हर साल 31 मार्च तक किश्त की तारीख होगी। किश्त न चुकाने पर अवमानना का केस चलेगा। दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी का स्पेक्ट्रम भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला एनसीएलटी लेगा। अब समझिए एजीआर क्या होता है। एजीआर का मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। दरअसल एजीआर दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से ली जाने वाली फीस है। एजीआर के 2 हिस्से होते हैं, पहला स्पेक्ट्रम इस्तेमाल चार्ज और दूसरी लाइसेंसिंग फीस। अब जानिए किस कंपनी पर कितना एजीआर बकाया है। एयरटेल पर 35,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ और टाटा टेली सर्विसेज पर करीब 14,000 करोड़ का एजीआर बकाया है। आगे बढ़ते हैं। दिन की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉक्टर कफील अहमद को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील पर लगे एनएसए को भी हटाने का आदेश दिया है। 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए भाषण के बाद डॉक्टर कफील पर योगी सरकार ने एनएसए लगाया था। इस कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में डॉक्टर कफील मथुरा जेल में बंद है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने, उसे बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार भी दिया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर कफील ने जेल से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रिहा करने और कोविड-19 मरीजों की सेवा करने की मांग की थी। उन्होंने सरकार के लिए एक रोड मैप भी भेजा था। अब जानिए डॉक्टर कफील क्यों और कब से चर्चा में रहे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 अगस्त 2017 को ऑक्सीजन की कमी के चलते कई बच्चों की मौत हो गई। अखबारों और सोशल मीडिया में डॉक्टर कफील को हीरो बताया गया क्योंकि उन्होंने बाहर से सिलेंडर मांगकर कई बच्चों की जान बचाई। 22 अगस्त को मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर कफील को लापरवाही बरतने और तमाम गड़बड़ियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। 2 सितंबर 2017 को डॉक्टर कफील को जेल भेज दिया गया। 25 अप्रैल 2018 को 8 महीने बाद डॉक्टर कफील को जमानत मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। 6 AK-47 राइफल, 11 पिस्टल, 47 ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने हथियार का ये जखीरा बारामूला से बरामद किया है। इन हथियारों को देखकर साफ हो गया कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कुछ तस्वीरें भी मिली जो आतंकियों का पता बता सकती हैं। तस्वीरें रामपुर सेक्टर की हैं जो एलओसी से सटा हुआ है। तस्वीरों में पेड़ों के पीछे 2 छिपे आतंकियों की फोटो है। सुरक्षा बलों को शक है कि ये दोनों आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। अब सेना इन आतंकियों की तलाश में जुटी है। पंचनामा में आपको दिन की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, यूपी में अभी वीकेंड पर लॉकडाउन होता है। अब ये लॉकडाउन आधा खत्म हो जाएगा, मतलब अब हर हफ्ते सिर्फ 1 दिन का लॉकडाउन होगा। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ रविवार को होगा। शनिवार को बाजारों और दुकान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाजारों के लिए उन्होंने कहा है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले। और अब
मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार को बंदी नहीं रहेगी, यथा जो है सुबह 9 से शाम 9 बजे शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को जो है बंद रहेगा। यानी शनिवार को रात्रि 12 बजे से रविवार को रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से जो है बंदी रहेगी और साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा अभियान रविवार के दिन केवल चलेगा। और अब अगली अहम खबर आपको बता देते हैं। जेईई परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल हुआ था। आज छात्रों ने बेहद शांति से पूरे देश में इम्तिहान दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में जेईई परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से निपटी और लगभग हर जगह छात्रों ने सुरक्षा के इंतजामों पर संतोष व्यक्त किया। लखनऊ में संक्रमण रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक जेईई परीक्षाओं की पहली पाली इस वक्त छूट रही है और हम खड़े हैं लखनऊ के मुबारकपुर में सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जहां लगातार बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं और सभी को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि बाहर इस कॉलेज के रुकना नहीं है, तुरंत अपने घरों की ओर जाना है। कुछ बच्चे जो निकल करके आए हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? ऋतिक आर्या। अच्छा, कैसा रहा एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन तो अच्छा ही था, मच बेटर। हाँ। कोरोना के क्या क्या इंतजाम किए थे? सेंटर कोरोना प्रूफ था? हाँ, कोरोना के बहुत ज्यादा इंतजाम कर रखे थे उन्होंने और सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देखने को मिला वो सारे इसमें देखने को मिले थे। भोपाल में भी परीक्षा केंद्रों पर संक्रमण रोकने के सारे इंतजाम किए गए थे। जेईई का एग्जाम पहली शिफ्ट छूट गया है। भोपाल के हम ट्रिनिटी सेंटर पे हैं और यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। बच्चे निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर सारे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं मगर नीचे बच्चे लगातार निकल के आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ था और डिस्टेंसिंग भी काफी अच्छी से थी। 6 फीट की दूरी थी ईच कैंडिडेट के बीच में और बाकी जो इन्विजिलेटर्स थे वो भी काफी ज्यादा ध्यान रख रहे थे, जितने भी नॉर्म्स थे गवर्नमेंट के। बिहार के गया में भी बच्चे केंद्रों पर इंतजामों से पूरी तरह संतुष्ट दिखे। इस वक्त हम बिहार के गया जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर है और उसी एग्जामिनेशन सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हैं। पहले पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है और लोगों का यानी जो परीक्षार्थी हैं उनका बाहर आना शुरू हो गया है। क्या नाम है आपका? किशोर भारती। ये बताइए कि एग्जाम के पहले जो एसओपीज थी वो फॉलो हुई? हाँ, वो फॉलो हुई। क्या क्या दिया गया था आप लोगों को कोरोना से बचाव के लिए? फेस मास्क दिया गया और सैनिटाइजर। तो चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। मेरठ में रेस्टोरेंट्स पर कब्जा करने और रेस्टोरेंट मालिक को जेल भिजवाने वाले मामले में सुनवाई हुई है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के भूमिया पुल पर एक रेस्टोरेंट पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस ने अब कदीर पक्ष के 11 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मारपीट, लूटपाट, जान से मारने की कोशिश सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। जमीन पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद बीते 14 अगस्त को पुलिस ने अपने सामने ही दूसरे पक्ष को जबरन कब्जा करवाया था। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। इस मामले में एबीपी न्यूज ने मेरठ के एसपी सिटी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर उन्होंने ये मुकदमा लिखा है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ मुकदमा लिख लेने से पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलेगा। और अब एक बेहद दिलचस्प खबर, आपको सूरत से चलने वाले एक पेड़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी लागत 7.5 लाख रुपए, लेकिन कमाई करोड़ों की करा सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री की हैं, जिसका तना लचीला है। डालों पर 35 सोलर प्लेट लगी हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। आपको बताते हैं सूरज से चलने वाले पेड़ की खासियतों के बारे में। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। एक पेड़ में 35 सोलर प्लेटें लगाई गई हैं। एक सोलर ट्री पूरे साल में 12,000 से 14,000 यूनिट क्लीन और ग्रीन ऊर्जा पैदा करता है। सूरज से पैदा हुई साफ ऊर्जा पर्यावरण में 10 से 12 टन कार्बन पहुँचने से रोकती है। ट्री में से मिलने वाली बिजली से वो यंत्र चलते हैं जो किसानों को हवा में नमी, हवा की गति और बारिश का पूर्वानुमान भी बताते हैं। सोलर ट्री कृषि में होने वाले खर्चे को भी काफी कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर देते हैं आपको बिहार से, जहां नीतीश सरकार की मंत्री के पति ने बगावत कर दी है। पत्नी बीमा भारती जेडीयू की नेता है और पति आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये है बिहार के बाहुबली और नीतीश सरकार की मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल। अभी तक अपनी पत्नी को चुनाव जिताते थे, लेकिन इस बार खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी पत्नी की विरोधी पार्टी यानी आरजेडी के टिकट पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही नाराजगी है, श्री बीमा भारती को पहचानते हैं, अवधेश मंडल को नहीं पहचानते।
जब काम लगते हैं, जब प्रचार प्रसार के टाइम आते हैं, तब अवधेश मंडल को खोजो। लेकिन अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती अपने पति की बात से सहमत नहीं है। तो काफी अच्छा हुआ है बिहार में, और लोग चैन से रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि अपराधी बढ़ गया है। बहुत अपराधी जो है कि जो पहले के अपेक्षा हम अभी काफी अच्छा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में। तो देखिए, देश में कोरोना है, बिहार में बाढ़ है और साथ ही चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। एआईएमआईएम ने सीटों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बिहार चुनाव की भले ही आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 18 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान हुआ है। इससे पहले 11 जून 2020 को 32 सीटों पर पहली लिस्ट जारी की थी। आज जारी लिस्ट में एआईएमआईएम ने कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, नरपतगंज, अररिया, कस्बा, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाह, पीरो, सुगौली, मनिहारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम बिहार चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है जो मुस्लिम और दलित बहुल है। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। करो रहम करो यार, सर आपका लेंस आ रहा है, थोड़ा नीचे करो। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। पीपीई किट में उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मुखाग्नि दी। चूंकि प्रणब मुखर्जी कोरोना से भी संक्रमित रहे थे, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए नहीं रखा गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगे बढ़ते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ। गणपति विसर्जन से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अपने परिवार के साथ पहुंचे और गणपति बप्पा की पूजा की। कोरोना काल में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सावधानी के साथ लोगों ने गणपति विसर्जन किया। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। विसर्जन के लिए कई जगह कृत्रिम तालाब भी बनाए गए। पुणे में गणपति विसर्जन कार्यक्रम में मेयर मुरलीधर मोहोई शामिल हुए। उनके साथ पुलिस वालों ने भी बप्पा को विदाई दी। और पंचनामा में अब वक्त हो गया है देश में बाढ़ बारिश का अपडेट जान लेने का। आपको बताते हैं सबसे पहले गुजरात का हाल। इस बार के मानसून ने कई जगह गुजरात में तो आफत बरसा दी। गुजरात में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन नुकसान की भी कई जगह से खबरें आ रही। देखते ही देखते ये मंदिर भर भराकर गिर पड़ा और पल भर के भीतर उफनती हुई नदी में समा गया। मोरबी के तलाबिया शनाला गांव में सड़क पर पानी तेज बहाव से बहने लगा, जिसकी चपेट में आने से एक कार बह गई। क्रेन की मदद से कार में फंसे लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। इस बाढ़ की चपेट में सामान से लदा एक ट्रक भी आ गया। जब कोई तरकीब काम न आई तो जेसीबी मशीन से ट्रक में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। और अब आपको दिखाते हैं वडोदरा की तस्वीरें। देखिए, जहां नदी का पानी निचले इलाकों तक में घुस गया है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में तबाही मच गई है। घर दुकानें पानी में डूब गए, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, नालों की गंदगी भी पानी के साथ तैरकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई सही से नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए, रायसेन में भी हालात बेहद खराब है। यहाँ 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां बेतवा नदी सड़क पर उतर आई है। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क पर बिजली के खंभे आधे से ज्यादा डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से बगनेश्वर पर 2 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 146 का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। भोपाल राजधानी को बुंदेलखंड से जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है। 30 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 40 साल बाद इतने बुरे हालात हैं। कई गांवों का रायसेन जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट चुका है। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से इंसानों की परेशानी तो आप देख ही रहे हैं, और मध्य प्रदेश के ही विदिशा में भगवान के घर भी पानी में डूब गए। विदिशा के रंगाई में सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले जिस गणेश मंदिर में पूजा के लिए गए थे, अब वो मंदिर बेतवा नदी में आई बाढ़ में डूब गया है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बेतवा नदी के आसपास के कई मंदिरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बेतवा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांव और बस्तियों में घुस गया है। जिला प्रशासन अभी तक 700 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुका है। तो बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही की अगर बात करें तो करोड़ों का अनाज इस बाढ़ में बर्बाद हो गया है। कहानी मध्य प्रदेश के 2 जिलों से हमें मिल रही है, देखिए आप। तस्वीरें एमपी के बालाघाट की हैं, जहां जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इस उफान में करोड़ों का अनाज बर्बाद हो गया है। बालाघाट की गुगले कृषि मंडी के गोदाम में सरकारी अनाज रखा हुआ था, जो पूरे 2 दिन तक पानी में डूबा रहा। 6 करोड़ से ज्यादा के गेहूं और चना की हजारों बोरियां बाढ़ बारिश की भेंट चढ़ गईं। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले की नहीं, अब कटनी की तस्वीरें देखिए। कटनी के मांझगनवा गोदाम में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 5 लाख क्विंटल धान बारिश में बर्बाद हो गया। राज्य सरकार और प्रशासन हर साल बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ऐसे ही करोड़ों का अनाज सड़ जाता है। देखिए जरा, करोड़ों का अनाज बर्बाद। राजस्थान आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान की तस्वीर देखिए। लोग राजस्थान में जान जोखिम में डाल रहे हैं। पार्वती नदी ने भारी बारिश के बाद रौद्र रूप धारण किया हुआ है, लेकिन कुछ जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। एक महिला ट्यूब पर बैठी और 6 लोग ट्यूब को पकड़कर उफान मारती नदी में तैर रहे हैं। ये लोग गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं। स्कूल जाने के लिए छात्र भी ऐसे ही नदी को पार करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। पार्वती नदी में आई बाढ़ की वजह से किसानों की कई हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई मदद नहीं पहुंची है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने पड़ोसी की बात किए लेते हैं। बाढ़ और बारिश से वहां भी बुरा हाल है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का सबसे चमकदार शहर है कराची। सबसे ज्यादा पैसा भी पाकिस्तान को इसी शहर से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के खस्ताहाल सरकार ने इस शहर को भी खस्ताहाल कर दिया है। घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला पानी, तेजी से अपने साथ सामान बहा ले गया। तस्वीरें कराची की हैं, जो बारिश से बदहाल है, और इस तस्वीर ने शहर की बदइंतजामी की पोल खोल दी। डैम का पानी पीछे से दाखिल हुआ और अपने साथ बर्बादी ले आया। बाढ़ ने शहर पर किस कदर कहर बरपाया है, इसकी एक और डराने वाली तस्वीर है। इस इलाके में सैलाब का प्रवाह इतना तेज था कि घरों के अंदर तबाही मचाकर निकला। बस्ती में अचानक आए सैलाब को देखकर लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि मलीद नदी पर बना डैम टूट जाने से शहर में घुसे पानी के तेज बहाव ने रास्ते में जो आया सब तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान के कराची का हाल आपने देखा। अब आपको जापान लिए चलते हैं। जापान में आए भयंकर तूफान ने तांडव मचा दिया है। जापान के कई प्रमुख शहर के इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पेड़ गिरे। अभी तूफान से हुए नुकसान का जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
तूफान के कहर से समंदर का पानी हिलोरे मार रहा है। तेज हवा की मार से पेड़ थर-थर कांप रहे हैं। तस्वीरें जापान के दक्षिणी हिस्से में आए तेज तूफान की है। तूफान की चपेट में आए जापान के कई हिस्सों में करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जापान में कहर ढाने के बाद ये तूफान तेजी से दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। और अब खबर सुशांत सिंह मामले की जांच से जुड़ी हुई। आज सीबीआई ने रिया के माता पिता और भाई से पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पूछताछ के लिए पहुंचे। रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि उनके मां और पिता पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि ये बिल्कुल सामने गाड़ी जो दिखाई दे रही है जीप 1663 नंबर की, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती के माता पिता बैठे हुए हैं। और आज 5वां दिन है जब लगातार सीबीआई रिया के परिवार से पूछताछ करेगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी पहुंचे। इन तीनों के अलावा डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा और सुवेद दोहिया भी मौजूद थे। तो आज सीबीआई ने माता पिता से पूछताछ की। सबसे अहम ये जानना है कि सीबीआई ने रिया के माता पिता से किन किन मुद्दों पर क्या क्या सवाल किए। सीबीआई की पूछताछ की पूरी खबर दे रहे हैं मुंबई से अंकित गुप्ता। रिया के माता पिता से सीबीआई अब उन बयानों को लेकर भी पूछताछ कर रही है जो रिया ने सीबीआई के सामने दिए हैं। सीबीआई ये जानना चाहती है कि रिया ने जो बातें सीबीआई को बताई हैं, क्या वही जानकारी उनके माता पिता के पास भी है। उदाहरण के तौर पर रिया ने सीबीआई को बताया कि सुशांत ने कहा था कि अपने घर चले जाओ 8 जून को, क्योंकि उसकी बहन मीतू आने वाली है, और अगले दिन ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो अब माता पिता से ये जानना चाहती है कि क्या रिया ने यही बात उनको भी बताई थी। अब रिया के माता पिता क्या कहते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इतना ही नहीं, एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सुशांत अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, और उसमें पीछे से आवाज आ रही है रिया के पिता की। तो सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि क्या जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उनके बारे में रिया के पिता को भी पता था। इस सब के बीच में रिया के माता पिता सुशांत के फ्लैट में भी आते रहे हैं और सुशांत भी रिया के फ्लैट में जाते रहे हैं और वहां रुकते रहे हैं। तो रिया के माता पिता के जरिए अब सीबीआई ये जानना चाहती है कि रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर उनके पास क्या जानकारी थी। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के, सुशांत के डिप्रेशन को लेकर के जो लगातार बातें कही जा रही हैं उनके बारे में उनके पास क्या जानकारी है। क्योंकि रिया का बयान तो पहले दर्ज हो चुका है, लेकिन उनके माता पिता का बयान अपने आप में सीबीआई को काफी मदद कर सकता है इस केस की जांच को आगे बढ़ा। तो एक तरफ सुशांत की मौत के मामले में ये पूछताछ चल रही है, वहीं इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल सुशांत का परिवार अभी तक तो ये कह रहा था कि उन्हें सुशांत की डिप्रेशन, बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अब एक चैट सामने आया जिससे ये साबित होता है कि सुशांत की बहन को तो सुशांत की इस डिप्रेशन की बीमारी के बारे में जानकारी थी। ये दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की पर्ची है। नाम लिखा है सुशांत सिंह। तारीख डली है 8 जून 2020, यानी सुशांत की मौत से ठीक 6 दिन पहले की। पर्ची में 3 दवाओं का जिक्र है। नीचे डॉक्टर तरुण कुमार का साइन और मुहर भी लगी है। सुशांत मुंबई में थे और पर्ची दिल्ली से बनी। सुशांत के लिए पर्ची बहन प्रियंका ने बनवाई। 8 जून की सुबह करीब 4:45 बजे प्रियंका ने सुशांत को व्हाट्सएप भेजा। पहले एक हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद रोजाना एक बार नेक्सेटो 10 mg लो। लोना जेब साथ में रखो, जब भी एंजाइटी अटैक आए ले लेना। सुशांत कहते हैं, ओके सोनू दी, कोई भी इन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देगा। मुझे देखने दो, अगर मैं मैनेज कर सकूं तो। इसके बाद प्रियंका 5:27 पर लिखती हैं, बाबू मुझे फोन करो, मुझे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजनी है। मेरी दोस्त एक जानी मानी डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई के बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकती है। सब कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए परेशान मत होना, बस कॉल करो। इस बातचीत के करीब 1.5 घंटे बाद प्रियंका सुशांत को व्हाट्सएप पर एक डॉक्यूमेंट भेजकर लिखती है, बाबू ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दिल्ली से है, लेकिन ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो इसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बता सकते हैं। सुशांत जवाब देते हैं, ओके, थैंक यू सो मच सोनू दी। देखिए अब सवाल यह है रोमाना कि सुशांत की पर्ची पर जो 3 दवाएं लिखी थी वो किस लिए थी। पर्ची प्रियंका ने बनवाई थी, मतलब उन्हें बीमारी का पता होगा। प्रियंका ने जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भेजी ये वही है जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की थी। इनमें जिन 3 दवाइयों का जिक्र है उनमें से लिब्रियम कैप्सूल का इस्तेमाल एंजाइटी और शराब छुड़वाने के इलाज के लिए होता है। नेक्सिटो का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर को सामान्य करने में होता है। वहीं लोनाजेब मिर्गी के दौरे, घबराहट और एंजाइटी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है।
यानी इस चैट से साफ जाहिर है कि प्रियंका को सब कुछ पता था। सुशांत के घर वालों को एक्टर की बीमारी की डिटेल में जानकारी थी। एक्टर के परिवार ने कहा था कि रिया सुशांत को मेडिकेशन देती थी, लेकिन चैट से तो यही लग रहा है कि प्रियंका ने सुशांत को मेडिकेशन दी। गौर करने वाली बात ये भी है कि ये वही 8 जून की तारीख है जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई थी। सुबह 10 बजे प्रियंका सुशांत की बात हुई थी और इसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। तो सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने मीडिया कवरेज से नाराज होकर पुलिस स्टेशन गई और मीडिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। तस्वीरें मुंबई के ओबरॉय होटल की हैं। गौरव आगे आगे जा रहे थे, पीछे मीडिया की भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, जिससे ओबरॉय होटल का शीशे का दरवाजा टूट गया। दरअसल ये तस्वीरें हमने इसलिए दिखाई जिससे आपको पता लग सके कि बड़ी खबर की कवरेज के दौरान होता क्या है। मीडिया की ऐसी ही भीड़ के साथ रिया चक्रवर्ती को भी रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। जाहिर है रिया सुशांत केस की अहम कड़ी है, इसलिए मीडिया कवरेज तो होगी, लेकिन रिया नाराज है, इसलिए मीडिया के खिलाफ मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने बताया एक्टर रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनकी सोसाइटी के भीतर लग रही भीड़ को लेकर मीडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से कहा कि मीडिया को बताएं कि उनके रास्ते को बाधित न करें और संवैधानिक अधिकारों के तहत ही काम करें। और हमारी अगली खबर पूरे देश के माता पिता को सावधान करने वाली है। कानपुर में माता पिता के काम पर जाने के बाद नौकरानी ने बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीटा। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में माँ बाप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो ऑफिस निकल जाते हैं। दूसरी तस्वीर में माता पिता के जाने के बाद मेड बच्चे को चुप रहने का इशारा करती है और फिर थोड़ी देर में उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगती है। नौकरानी के जुल्म की ये घटना यूपी के कानपुर की है। घर में सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए थे, पर माता पिता को कभी भी इस तरह की घटना का शक नहीं हुआ। माता पिता ने मेड के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई और शिकायत के बाद आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस कोरोना काल में एक राहत वाली खबर। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश के रीवा में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी शुरू हो गई है। ये सफारी सफेद बाघों के लिए मशहूर है। कोरोना की वजह से 20 मार्च को टाइगर सफारी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई थी। आज सैलानियों ने 164 दिन बाद यहां पर लुत्फ उठाया और बहुत उत्साहित भी दिखे। प्रशासन ने सभी पर्यटकों से अनुरोध किया कि वो मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये देखिए, ये व्हाइट टाइगर आपके सामने। तो मध्य प्रदेश की रीवा की ये तस्वीरें हैं। 5 महीने बाद टाइगर सफारी शुरू हुई। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी से ये तस्वीरें, ये देखिए। 20 मार्च से बंद था ये टाइगर सफारी, लेकिन अब सैलानियों के लिए इसको खोल दिया गया है। आज सैलानी 164 दिन बाद यहां पहुंचे और काफी उत्साहित दिखे। और पंचनामा में अब खबर खेल की दुनिया से। 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है IPL। इससे पहले चेन्नई टीम के लिए एक राहत वाली खबर। कोरोना के संकट से घिरी धोनी की चेन्नई टीम 4 सितंबर से शुरू करेगी जीत की तैयारी। यानी 3 दिन बाद यूएई में चेन्नई का प्रैक्टिस कैंप लगेगा। चेन्नई के 2 क्रिकेटर और 11 सपोर्ट स्टाफ को कोरोना हो गया था। अब सारे लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन ये लोग 4 तारीख से शुरू हो रहे कैंप में टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। चेन्नई के अलावा बाकी 7 टीमों का कैंप 3 दिन पहले ही शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर बता दें। खबर यह है कि यूपी बोर्ड ने छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर आपको बता देते हैं 1800-180-5310 और एक नंबर 180-0180-5312। इन दोनों टोल फ्री नंबर पर फोन करके छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर सोमवार से शुक्रवार तक काम करेगा। नंबर पर छात्र सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। फोन करने का समय आप नोट कर सकते हैं, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक और सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। कोरोना काल में कोरोना के संकट को देखते हुए छात्रों की मदद करने के लिए ये एक बड़ी पहल, यूपी बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर।